हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी ने पिछला वीडियो मैथ पैडागोगी का देखा होगा और उसके बाद अब जो है ये वीडियो दूसरा होने वाला है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को यदि आप बारीकी ढंग से देखते हैं तो निश्चित तौर पर गणित पैडागोगी आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। साथ ही साथ गणित पैडागोगी में आप अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। आपको बता दें कि सीटीईटी सक्सेस क्लासेज के द्वारा आप इस चैनल के माध्यम से सीटेट की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। यदि रेगुलरली आप इस वीडियो को, जो भी इस चैनल के माध्यम से वीडियो अपलोड की जाती है, यदि उसे आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर आप सीटेट में सफल हो सकते हैं। तो आइए हम बढ़ते हैं पैडागोगी की क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, गणित की संकल्पना के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहले हम जान ले गणित की संकल्पना यानी संकल्पना होता क्या है। आपको जानकारी के लिए बता दें, यदि आप किसी चीज़ की संकल्पना के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ ये है कि आखिरकार गणित है क्या, गणित होता क्या है, गणित का अर्थ क्या है, गणित का निष्कर्ष क्या है, गणित की परिभाषा क्या है। इन सभी बात को यदि आप जान जाते हैं वही कहलाता है उनकी संकल्पना। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन है, गणित की संकल्पना की प्रकृति क्रमबद्ध होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है। इसके बाद है, भ्रांति को रोकने के लिए मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों से बचना चाहिए। चूंकि कथन यहाँ पूछ रहा है संकल्पना के विषय में कौन सा कथन सत्य है। भ्रांति को रोकने के लिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, मुक्त वाले जो प्रश्न है वो देना ही चाहिए, बल्कि इस ऑप्शन में कह रहा है बचना चाहिए। यानी इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुक्त उत्तर वाला प्रश्न निगेटिव हो गया, तो इसीलिए ये जो है उत्तर कभी नहीं होगा, क्योंकि मुक्त उत्तर वाला जो प्रश्न होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है और यहाँ कहता है उससे बचना चाहिए यानी उसको छोड़ना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है, गणित के व्यवहारिक ज्ञान अनौपचारिक होते हैं। गणित के जो व्यवहारिक ज्ञान होते हैं वो क्या है, अनौपचारिक होते हैं। इसके बाद एक, गणित में चिंतन या तर्कना का तरीका शामिल है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यानी कि आपका जो ये है पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ, जो कौन कथन सत्य है, तो यहाँ असत्य लग जाएगा और आपका सही आंसर 2 हो जाएगा। क्योंकि गणित की संकल्पना जो है वो प्रकृति क्रमबद्ध होती है, गणित का व्यवहारिक ज्ञान अनौपचारिक होता है और गणित में चिंतन या तर्कना का एक तरीका भी शामिल है। ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल राइट है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि गणित की कक्षा में अध्यापक ने निम्नलिखित प्रश्न पूछे। अब देखिए अध्यापक जो है कुछ इस प्रकार से 4 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दिया गया है। 0 से 10 के मध्य सभी अभाज्य संख्याओं की सूची बनाइए। देखिए एक सूची बनाना है जिसमें 0 और 10 तक के मध्य जितने भी अभाज्य संख्या है उनको आपको लिखना है। वर्ग के बारे में आपको क्या जानकारी है बताइए। फिर कह रहा है 0 और 10 के बीच कोई 4 परमेय संख्या बताइए। अब यहाँ आपको विकल्प दे रहा है कि कौन सही है। तो जानकारी के लिए डायरेक्टली हम आपको उत्तर बता दें कि ये जो उत्तर आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 1 जो आप देख पा रहे हैं वो ऑप्शन नंबर 1 क्या है, वो बिल्कुल आपका बंद उत्तर वाला प्रश्न है। चूंकि इनकी जो लंबाई और चौड़ाई दे दिया गया है तो उनका जो क्षेत्रफल होगा वो कोई भी कैंडिडेट निकालेगा तो सेम क्षेत्रफल होगा। सबसे पहले आप ये जान ले कि आखिरकार बंद प्रश्न होता क्या है। बहुत सारे लोग यही नहीं समझेंगे कि बंद प्रश्न, देखिए बंद प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर जो हैं वो सीमित होते हैं। जैसे कि आपको यदि कोई ये पूछे कि 2 + 2 क्या होगा, तो इसका राइट आंसर 4 होगा और दुनिया के कोई भी मनुष्य या कोई भी व्यक्ति इसका आंसर 4 ही बोलेगा, 5 नहीं बोल सकता है। तो ये हो गया बंद उत्तर वाले प्रश्न। वही यदि इसमें यदि पूछे आपके खुले अंत वाला प्रश्न क्या होता है, तो आपसे ये पूछ देगा कि कोई ऐसे संख्या बताइए जिनका योग क्या हो, 4 हो। तो यहाँ आप 3 1 भी ले सकते हैं, 2 + 2 भी ले सकते हैं, इसके बाद 0 + 4 भी ले सकते हैं। तो जिनके उत्तर 1 से अधिक होते हैं वो खुला अंत वाले प्रश्न होते हैं और जिनके उत्तर 1 ही होते हैं वो बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो यहाँ आपका ये बंद अंत वाला प्रश्न है और इसके बाद आपका 0 से 10 जो अभाज्य संख्या लिखने के लिए कहा रहा है
वो भी बंद उत्तर वाला प्रश्न है। लेकिन आपका सी और डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, खुला अंत वाले प्रश्न है। और ये इसलिए क्योंकि वर्ग के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो कोई ये बताएगा कि वर्ग में 4 भुजे होते हैं, कोई कहेगा वर्ग में 4 कोण होते हैं, कोई कहेगा वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं। सभी लोग वर्ग के बारे में अनेक अनेक तरह की अवधारणाएं देंगे। वही 0 और 10 के बीच कोई 4 प्रमेय संख्या, आपको पता है कि 0 और 10 के बीच जहाँ तक कि दो संख्याओं के बीच में अनंत प्रमेय संख्या होती है, तो फिर इसमें तो 4 अप्रमेय प्रमेय संख्या बहुत भी हो सकता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए और बी क्या हो जाएगा, अंत बंद अंत वाले प्रश्न है, लेकिन सी और डी खुले अंत वाले प्रश्न है। और इस टाइप के प्रश्न आपको सीटेट में एक निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है, एक बच्चा जिस अवस्था में बड़े संख्याओं को स्थानीय मान पर विभाजन कर देता है। देखिए आपको पहले भी बता चुके हैं, ये जो आपका आता है ये आपको संक्रियात्मक अवस्था, परिणात्मक अवस्था, इसके बाद आरंभिक अवस्था, विभाजनात्मक अवस्था, ये गणित आकलन के जो हैं वो अवस्था है। यदि आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखा है तो आप विजिट करके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि आखिरकार जो गणित में आकलन के, गणित में जो होते हैं आकलन के टोटल जितने सारे उसके रूप हैं, जिसमें विभाजनात्मक अवस्था, आरंभिक अवस्था, संक्रियात्मक अवस्था और परिणात्मक अवस्था, ये और भी अवस्थाएं जिनका डिटेल्स जो है पूरे उस वीडियो में है, उसे आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पे समझिए। उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि स्थानीय मान, यानी जब बच्चे कोई भी संख्या को स्थानीय मान के आधार पर विभाजन करके यदि, तो उसे हम बोलते हैं आपको विभाजनात्मक अवस्था। कौन अवस्था? विभाजनात्मक अवस्था। चलिए हम बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से किसमें संख्या का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ? यानी किस ऑप्शन से आपको ये लग रहा है कि क्रम का आभास हो रहा है? एक घर में 4 कमरे, देखिए 4 कमरे बने हुए, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 कमरा में कौन कमरा 1 नंबर पे है, कौन 2 है, कौन 3 पर है, कौन 4, और यहाँ पे कोई क्रम सूचक नहीं है। क्रिकेट में 11 सदस्य होते हैं, इसका कोई क्रम सूचक नहीं होता है। जो नंबर 1 प्लेयर कौन है, 2 प्लेयर, क्या इसमें कोई क्रम होता है? ऐसा नहीं होता है। इसके बाद है, इस डिब्बे में 10 पेंसिल हैं, ये भी आपके क्रम को नहीं दर्शाता है। लेकिन आप ऑप्शन नंबर जो 4 देखेंगे तो 4, मैं अपने दोनों भाई से बड़ा हूँ, यानी ये निश्चित तौर पे है कि आपका 2 भाई जो है आपसे क्या है, छोटा है। ये क्रम को दर्शा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका जो है वेन हिले की थ्योरी से। राम ने त्रिभुज के बारे में अपनी संकल्पना 3 भुजा वाले बने लकड़ी से कर रहा है। देखिए जब कभी भी किसी चीज़ की संकल्पना किसी दूसरे चीज़ से निर्माण करके बनाए तो इसे कहा जाता है संबंध, अर्थात स्तर नंबर 2। चूँकि यहाँ बच्चे जो हैं वो त्रिभुज की संकल्पना एक लकड़ी से बने टुकड़े से कर रहा है और टुकड़ों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। निश्चित तौर पे यदि इस चैनल के माध्यम से आप जितने भी वीडियो सीटेड से रिलेटेड हैं यदि देखते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के भी आप बहुत सारे टॉपिक पे बना हुआ है वीडियो देख लेते हैं, तो निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं सीटेड में बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं और आपकी तैयारी को बूस्ट मिल सकता है। बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। गणित निम्नलिखित में से कौन गणित की आधारभूत संरचना नहीं है? तो आपको पता होगा बीजगणितीय संरचना, तरल रूप संरचना और क्रमिक संरचना, ये तीनों जो है गणित की आधारभूत संरचना है। लेकिन अंकगणित जो है, अंकगणितीय संरचना, वो गणित की आधारभूत संरचना नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है 7 नंबर, वो ये है कि प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य है? यानी कौन से सबसे मुख्य चीज़ है जिसको ध्यान रखना जरूरी है? गणित में विद्वान बनाना नहीं, बच्चे जो हैं वो सीखने के लिए कोई भी चीज़, गणित जो है सीखने का चीज़ है, न कि उसमें विद्वान बनाने की। संकल्पना में परिशुद्धता का विकास, ये हो सकता है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है, हम प्राथमिक स्तर के बच्चे को गणित इसलिए देते हैं कि गणित को जीवन के अनुभव का भाषा बनाना, और जीवन के अनुभव का भाषा बनाना, यानी चूंकि उनको गणित जो है हम इसलिए देते हैं कि बालक उसको अपना हिस्सा बना सके, यहाँ अनुभव का क्या कर सके, हिस्सा बना सके। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं। तो आपको पहले से भी पता होगा कि हर मूल्यांकन की एक कठिनाई स्तर होता है। यदि वो उसका कठिनाई स्तर नहीं होगा तो फिर जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो
उस चीज़ को हल करने में कोई भी रुचि नहीं आएगा। इसीलिए मूल्यांकन का एक कठिनाई स्तर भी होना चाहिए। आप लोग बिल्कुल इसमें लेंगे जो आसान स्तर होता है, लेकिन ये निगेटिव है। वैधता होता ही है, व्यापकता होता है। तो ध्यान रखेंगे, तीन चीज़ जो होते हैं वो गणित के की विशेषता है। कठिनाई स्तर, वैधता, व्यापकता। आसान स्तर जो है वो गणित की विशेषता नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इस तरह के क्वेश्चन जो बार बार आते हैं सीटेट में, एक शिक्षक बालकों को, यहाँ आप देख पा रहे हैं a+b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट टीचर क्या किया, सूत्र को प्रयोग कर लिया। और आपको पता ही है, जब भी टीचर कोई भी प्रश्न हल करते समय डायरेक्ट पहले वो सूत्र का प्रयोग करता है, इसका मतलब है कि वो विधि आपका निगमन होगा। आप लोग सूत्र विधि यदि सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, सूत्र विधि नहीं होगा। आगमन विधि में पहले उदाहरण दिया जाता है, निगमन विधि में पहले सूत्र दिया जाता है। और आपके प्रश्न से यहाँ स्पष्ट है कि पहले यहाँ पे सूत्र दिया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका निगमन विधि होगा। चलिए हम बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन है कक्षा 2 में। आप ध्यान से देखेंगे, कक्षा 2 में शिक्षार्थियों का सरल आकृति, यहाँ आप ध्यान देंगे कौन सी आकृति, तो सरल आकृति, उससे लंबो किनारे और परिचित कराते हुए आम उपकरण देते हैं। तो देखिए ध्यान देंगे, ये पिछले सेट में भी हम इसको जो है डिफाइन किए थे। जो माचिस के जो डिब्बा बने होते हैं वो एक प्रकार का क्या होते हैं, घनाभाकार होता है। क्या होता है, घनाभाकार होता है। तो उसमें क्या होते हैं, किनारे होते हैं। यहाँ आप देख पाएंगे ये माचिस का डिब्बा बन गया, और ये जो होते हैं उसके किनारे होते हैं, ये किनारे होते हैं, ये उसके किनारे होते हैं। तो ये माचिस के डिब्बे में ही हो सकता है, जियो बोर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि जियो बोर्ड के बारे में आपको पता है। एक ये समतलीय आकृति होते हैं, इस पर डॉट लगे होते हैं, कील लगे होते हैं, और एक कील से दूसरे कील में रबर फंसाकर इसमें जो है ज्यामितीय आकृति के बारे में बताए जाते हैं। अवेकस तो होगा ही नहीं। अवेकस का यदि आप वीडियो देखे होंगे तो ये एक तरह से जो स्लेट आप देखते होंगे, बच्चे वाले स्लेट, इसमें जो मोती लगा लगा होता है, यह अवेकस होता है। इस पर स्थानीय मान की अवधारणा को समझाते हैं। और श्यामपट्ट का तल, इसमें तो आपको कभी भी हो ही नहीं सकता है जो इसमें किनारा होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है, गणित में निदानात्मक प्रश्न का क्या उद्देश्य है। आपको पहले भी जो एक पिछला वीडियो था उसमें भी बताए थे दो चीज़, निदानात्मक शिक्षण और उपचारात्मक शिक्षण। तो निदानात्मक का मतलब होता है कि बच्चों की समझ में जो निहित रिक्तियाँ हैं, रिक्तियाँ मतलब ये हुआ कहने का तात्पर्य कि बच्चे क्या नहीं सीखे, जो रिक्ति रह गए हैं बालक को सीखने में, इन चीज़ों को हम जानेंगे। और निदानात्मक परीक्षण का मतलब ये होता है कि बालक की कमियों को पता लगाना। और उपचारात्मक होता तो फिर उस चीज़ को हम सॉल्व करते। तो चूंकि यहाँ निदानात्मक परीक्षण ही पूछा गया आपसे, इसलिए हम रिक्तियों को जानेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं। यहाँ ध्यान देंगे, निगेटिव यदि क्वेश्चन हो तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़ेंगे कि उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है। छात्रों के विकास की निगरानी करना, निर्देशक निर्णय लेना, पाठ्यक्रम की प्रभावशालीता का मूल्यांकन करना, जबकि रैंकिंग करना, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा हम नहीं करेंगे। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये है, लंबाई को, जब कभी भी बालक को आप लंबाई पढ़ा रहे हो तो ध्यान रखेंगे लंबाई में बालक के लिए अप्रमाणिक माप का प्रयोग होता है। और बालक को सबसे पहले हम अप्रमाणिक इकाई देंगे। याद रखेंगे, सबसे पहले बच्चे को कोई भी लंबाई या वस्तुओं को तौलते समय या कुछ भी करते, यदि आप वस्तु की गणना कर रहे हैं तो याद रखेंगे सबसे पहले अप्रमाणिक इकाई होता है, इसके बाद प्रमाणिक इकाई होगा। तो यहाँ जो है राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है आपका कि गणित प्राथमिक स्तर पर आंकड़ों के प्रबंधन का केंद्र होता है। आखिर क्यों, इसमें क्या किया जाता है, आंकड़ों का संग्रह, संगठन और प्रस्तुति। केवल लगा है तो आपको पहले ही बता दिए हैं, केवल वाला उत्तर नहीं होता है, काट दीजिए। आंकड़ों को एकत्रित करने का तकनीक वाला उत्तर नहीं होता है, तो यहाँ तो आप ट्रिक से ही बना लेंगे और इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय प्रक्रिया नहीं है। ध्यान देंगे, गणितीय नहीं है तो आपको पहले ही बता चुके हैं, कोई भी बालक कंटेस्ट करना ये बालक की गणितीय प्रोसेस नहीं है। जब कभी भी आप टीचिंग प्रोसेस कर रहे हो तो इसमें गणित में या कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें कंटेस्ट करने को महत्व नहीं दिया जाता है, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि कंटेस्ट करना, याद करना, ये सब चीज़ जो हैं वो अधिगम के श्रेणी में नहीं आते हैं। और यदि अधिगम के श्रेणी में नहीं आते हैं तो उस चीज़ को कभी भी हम पॉजिटिव के तौर पे नहीं देख सकते हैं, ये आपका हो जाएगा निगेटिव।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और 16 नंबर जो क्वेश्चन है आपका वो ये है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उन परिस्थितियों में पनपता है जबकि जबकि क्या होगा, गणित बच्चों के जीवन का अनुभव का हिस्सा बन जाए। जब कभी भी आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाए कि बच्चे के अनुभव का हिस्सा बना दीजिए तो फिर वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद इसमें पूछ रहा है दैनिक अभ्यास से बच्चों को सभी संकल्पनाएं सीखने के लिए विवश, ये देखिए बालक को मजबूर कर रहे हैं। ये बात सही है कि बालक को दैनिक जीवन से जोड़िए, लेकिन विवश करना बच्चों को नहीं है। इसके बाद है बच्चों को सुनते और अध्यापक सक्रियता से व्याख्यान वाला उत्तर कभी भी बच्चों को नहीं होता है। यदि आप व्याख्यान दे रहे हैं तो बच्चे उसमें ज़्यादातर वो नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि उनमें जो होती है बालक की एक्टिविटी कुछ नहीं हो पाती है। सिर्फ टीचर जो है व्याख्यान देते हैं और वो चाइल्ड सेंटर्ड नहीं हो करके वो आपका जो है टीचर सेंटर्ड हो जाता है, इसलिए वो नहीं होगा। और सूत्र वाला उत्तर तो बिल्कुल होता ही नहीं है, तो इसलिए आप इसको इग्नोर कर देंगे। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। इसके बाद आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो गणित की कक्षा में महत्व दिया जाता है। गणित की कक्षा में किस चीज़ को महत्व दिया जाता है, इसको समझने वाली बात है। गणितीय विषय पर, क्या गणितीय विषय और उसकी जो प्रोसेस है और उसका जो तर्क है उस पर, गणितीय विषय पर, सिर्फ विषय पर ही ध्यान नहीं देते हैं, उसकी समाधान की युक्ति पर ही और परिकलन पर। चूँकि इनमें सभी चीज़ आ गया, आप यहाँ देखेंगे गणित के विषय पर, उनका प्रोसेस क्या है और उन पर तर्क कैसे करेंगे, ये सब चीज़ आ गया। तो सबसे बेटर जो होगा आंसर उसका वो 1 हो जाएगा। फिर मैं आपको कहना चाहूँगा कि यदि आप अभी तक CTET सक्सेस क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो नीचे आप देख रहे हैं रेड कलर का, उसे आप सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ घंटी का बटन जरूर आप क्लिक कर दें, जिससे कि मेरे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड की जाए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आप विशेष फायदा चाहते हैं सीटेट से रिलेटेड तो नीचे में जो ज्वाइन का बटन है ब्लू कलर का, उसे क्लिक करके आप ज्वाइन भी कर लेंगे। तो चलिए हम बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है कि यह पाया गया कि प्राथमिक स्तर पर गणितीय संकल्पनाओं को समझने में खेल सहायक होता है। सही बात है, ये बात बिल्कुल सही है कि यदि प्राथमिक स्तर पर बालक को खेल के माध्यम से सिखाया जाए तो निश्चित तौर पे बालक अच्छे से सीखेंगे। तो क्या कक्षा की नीरसता को भंग करते हैं? आप क्या इस चीज़ को सही मानते हैं कि खेल खेलने से बच्चा की नीरसता को भंग करते हैं? इसके बाद है कक्षा के प्रबंधन में सहायक होते हैं, बच्चों को आमोद प्रमोद उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, बल्कि ये होता है कि संकल्पना के प्रसारण का अवसर देते हैं। यानी हम बच्चे की संकल्पना को पूरे बेहतर ढंग से वहाँ जो है उसे सिखा पाते हैं। चूँकि बालक का जो खेल होता है उसमें रुचि लेते हैं, और निश्चित तौर पर आपने पढ़ा होगा प्रगतिशील शिक्षा में जिस चीज़ में बालक रुचि लेगा उसे बखूबी ढंग से पूरे प्रगतिशील माध्यम से उसे वो करते भी हैं। इसलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 4 हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब 20 है, एक शिक्षिका शिक्षार्थियों से पतियों को एकत्र करने और सममिति, देखिए क्या यहाँ सममिति, सममिति क्या होता है ये जान लीजिए। जब किसी भी आकृतियों को 2 बराबर भागों में बांटा जाए और यदि दोनों बराबर भाग इक्वल आपको देखने को मिले, इसे ही सममिति कहा जाता है। तो जैसे कि आप यदि मान लीजिए कोई ऐसा चित्र है, ये चित्र है, तो क्या इसका सममिति हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे ये अलग चित्र है और ये अलग चित्र बन गया, तो ये सममिति नहीं होगा। लेकिन यदि आपको कोई बोले वृत्त में कितने सममिति होते हैं, तो वृत्त में अनंत सममिति होते हैं। ऐसे किए तो 2 भाग, ऐसे किए तो 2 भाग, ऐसे किए तो वृत्त में अनंत सममिति रेखाएं होती हैं। लेकिन वही यदि आपको बोल दे त्रिभुज में कितनी सममिति रेखाएं हो, तो त्रिभुज को ऐसे काटेंगे तो सममिति नहीं होगा। त्रिभुज के लिए सिर्फ एक ही हो सकता है कि 2 भाग में बांट देगा, वो भी सभी त्रिभुज में नहीं होता है, जो आपका जो समबाहु त्रिभुज होता है उसी में हो सकता है। तो चलिए सममिति तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। पैटर्न को पहचान करने के लिए कहती हैं यह कार्य शिक्षिका किस चीज़ के प्रयास को दर्शाती। सबसे पहले जब कभी भी आपको सममिति के बारे में बोले तो आप जान लीजिएगा कि ये जो वास्तविक जीवन को गणितीय अवधारणा के साथ जोड़ने का काम कर रहा है। और आपको एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दूं कि जब भी आपको ऑप्शन में ये वास्तविक जीवन या मानवीय जीवन या व्यवहारिक जीवन इस तरह की जो ऑप्शन आपको देखने में मिले और क्वेश्चन पॉजिटिव में पूछा गया हो, तो आप बेहिचक उसमें लगा दीजिए 110% आपका जो उत्तर है वो बिल्कुल सही होगा।
चलिए हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसके बाद हम दूसरे वीडियो में इससे आगे आपको बताएंगे। चूँकि वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसलिए हम आज आपको इस वीडियो में 20 तक बताएंगे, और इसके बाद आपको हम और भी क्वेश्चन पे डिस्कस जो है अगले वीडियो में करेंगे। तो 20 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मानस दर्शन क्या होता है, बहुत सारे लोग यही चीज़ नहीं समझते। आपको बता दें मानस दर्शन जो होता है वो विजुअलाइजेशन होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा वेन हीले का जो थ्योरी है जिसमें फर्स्ट नंबर आता है आपका विजुअलाइजेशन ही। तो ये तो प्राथमिक स्तर से बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा हुआ है। ये पक्षांतर नहीं होगा, कंठस्थ करना नहीं होगा, और सामान्यीकरण हो सकता है, होगा। तो चूंकि देखिए सबसे पहले आप इसे इग्नोर कर दीजिए, चूंकि ऑप्शन देखेंगे तो आपको 3 ऑप्शन लिया गया है, लेकिन ये तो मैं 100% जानता हूँ जो गलत है। अब मेरे पास बच गया कौन कौन ऑप्शन, एक ये, अनुमान तो बच्चा लगाएगा ही। तो अब आपको सेलेक्ट करना है कि सी किसमें नहीं है। तो देखिए सी इसमें है तो ये गलत हो जाएगा, सी इसमें भी है तो ये गलत हो जाएगा, सी इसमें भी है तो ये गलत हो जाएगा। अब मुझे कोई चीज़ का डिस्कस ही नहीं करना है। आप लोग को बहुत बार बताएं कि बहुत ज़्यादा आपको पढ़ लेना ये मैंने नहीं रखता है, मैंने ये रखता है कि आप किसी भी क्वेश्चन का उत्तर किस वे में दे रहे हैं, आपके उत्तर देने की तरीका क्या है। देखिए यहाँ सबसे अच्छा तरीका देने का है कि आपको पता है कंठस्थ करने वाला उत्तर नहीं होता, ये निगेटिव है। अब आपको सी ऑप्शन नहीं होगा तो जितने में सी है उसको छांट लीजिए, और इससे पता चला कि ये पूरे का पूरे ऑप्शन छट गया, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा ए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके सीटेड तैयारी में बहुत हद तक बूस्ट मिलेगा। और यदि इसी तरह आप वीडियो देखना चाहते हैं, इसी तरह हमारे जो क्लास आप देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि हम भी और आगे आपको इस तरह के वीडियो दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।